वेलकम स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर दीपक शर्मा। बच्चों, आज हम अपने सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था मैथमेटिकल टूलिंग, यानी एक ऐसी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पूरी फिजिक्स के दौरान होगी डेरिवेशन करने के लिए, हमें न्यूमेरिकल को करने के लिए जिनकी जरूरत होगी। हमें ये अभी भी जरूरत होगी, उसकी जरूरत हमें केमिस्ट्री में भी थी, फिजिक्स में भी जरूरत होगी, और 11th में भी जरूरत है और 12th में भी जरूरत होगी। मैथमेटिक्स तो खैर हर क्लास में रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों, आज हमें एक ऐसा चैप्टर शुरू करना है जिसे अक्सर बच्चे, मैं कहूं जो IIT वगैरह में बात करूं तो बच्चे कहते हैं सर इस चैप्टर की क्या क्या फायदा है, ये एग्जामिनेशन में तो आता नहीं है। तो बच्चों में बताऊं, IIT में इसकी वेटेज 3 मार्क्स की है। और दूसरी रह गया, अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो सोचने वाली बात है, तो इतने सारे एजुकेशनलिस्ट ने इसको हमारी 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर क्यों बनाया, सोचने की बात है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये जानना कि इस दुनिया की रचना कैसे हुई, वह उतना ही जानना जरूरी है। किसी चीज को समझने के लिए उसके रूट कॉज का जानना बहुत आवश्यक होता है। वैसे यही अपने साइंस को समझने के लिए यह हमें जानना जरूरी है कि हमारे उस साइंस में, उस फिजिक्स साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जोलॉजी हो, साइकोलॉजी, व्हाटएवर, और मैं इन सबको नाम एक देता तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को बनाने में, क्योंकि खोज में कौन कौन से हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये चैप्टर शुरुआत में इससे रखा गया ताकि आप समझ सके कि इस साइंस को बनाने के लिए केवल अकेले आदमी ने प्रयास नहीं किया है, बट देयर वर नंबर ऑफ साइंटिस्ट हु हैड गॉन थ्रू इट एंड एग्जैक्टली टू नो व्हाट दे हैव एक्चुअली डन टू डू सो। कैसे किया, क्या उनकी खोज अंत थी, क्या उन्होंने जो फाइंड आउट किया क्या वो दुनिया का अंत था। अगर मैं आज की स्थिति की बात करूं, हम एक ऐसे वायरस से डील कर रहे हैं, कोरोना वायरस से, जिसमें आज अगर देखा जाए तो केवल अपना हमारा जो विज्ञान है वो भी फेल हो गया है। तो इसका मतलब इस विज्ञान से, इस साइंस के बियॉन्ड भी एक पावर है, एक पावर है जिसे हम ईश्वरी शक्ति कहते हैं, दैट इज गॉड, भगवान। हां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के हिसाब से हम भूतों पर विश्वास नहीं करते, हम अपने भूतों पर विश्वास नहीं किया करते, हम भगवान पे भरोसा नहीं करते। हम ये मानते हैं जिस चीज का प्रमाण है केवल वही सब कुछ है। लेकिन दुनिया में ऐसी भी कई चीजें हैं जो इस विज्ञान, जहां पर अभी तक विज्ञान पहुंचा ही नहीं। तो बच्चों, ये चैप्टर जो होगा, इस चैप्टर में आप समझ पाओगे कि हमारे इस विज्ञान की रचना करने में कौन कौन साइंटिस्ट सहायक रहे, उन्होंने क्या क्या खोज की। यहां पर 2 वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग होगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इन्वेंशंस। कंट्रीब्यूशन यानी जिसने किसी चीज की खोज की, और इन्वेंशन अगर उस चीज को, उस कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके, उस लॉ का, उस कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके अगर किसी ने कोई चीज आविष्कार की तो वो इन्वेंशन कहलाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं रोशनी डालना चाहूंगा आपको इस वर्ड के ऊपर जिसका नाम है फिजिकल वर्ड। फिजिकल, आखिर ये फिजिकल होता क्या है, और इस चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ड ही क्यों है, कि इस फिजिकल का अपोजिट अगर मैं बात करूं, इस फिजिकल वर्ड का, इस फिजिकल का जो अपोजिट है वो है वर्चुअल। वर्चुअल यानी काल्पनिक। क्या काल्पनिक दुनिया होती नहीं है? क्या काल्पनिक दुनिया है नहीं? इस चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ड क्यों रखा गया? वर्चुअल वर्ड भी तो रख सकते थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं विज्ञान की, हम बात कर रहे हैं साइंस की, और साइंस वर्चुअल दुनिया को नहीं है। परमात्मा, आत्मा,
इन शक्तियों को हम नहीं मानते। हम मानते हैं केवल और केवल उस चीज को जो इसका हमारे पास प्रूफ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, और इसके पहले चैप्टर में जिसमें लिखा है फिजिकल वर्ड, इस फिजिकल का वर्ड का मतलब मैं आपको समझा दूं। मैं बात करता हूं उस दुनिया की। वैसे तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो नया नहीं है। आज से कई साल पहले, कई साल राजा महाराजाओं के समय में भी विज्ञान होता था। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं आपको बता दूं। आज जिसे आप एरोप्लेन कह रहे हैं, याद कीजिए रावण के पास भी पुष्पक विमान हुआ करता था। तो क्या वो ये हवा की वायु शक्ति से चलता था और आज हमारा एरोप्लेन है? क्या नाव उस समय नहीं हुआ करती थी? आज जो शिप कहलाता है उस समय भी थी। तो अगर मैं देखूं, पीछे जाऊं, तो ये विज्ञान मेरा नया नहीं है। एनर्जी का आपने रामायण आजकल चल रही है उसे देखा होगा, धनुष बाण टकराते हैं, एनर्जी पैदा होती है। सच में याद कीजिए, मैं आपको एग्जांपल, महाभारत में, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, हम अपने चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान, हम अपने महाभारत की बात करते हैं, जिसमें कौरवों के पिता अंधे थे और उनका एक सेनापति जिसका नाम संजय था, वो उन्हें बताता रहा कि हाँ युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, और वो टीवी की तरह चलता रहा उनके सामने, कि बिल्कुल ऐसे चलता रहा जैसे वो बताते रहे, हाँ ब्याह हो गया, ये मर गए हैं। ये आज की दुनिया का, आज की टेक्नोलॉजी में शायद यही हमारी वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। हाँ, मैं शुरू में आपको बताया कि ये हमारा विज्ञान को अब का नहीं है कि हाँ आज विज्ञान न्यूटन के जमाने से शुरू हुआ, ये 19वीं सदी में शुरू हुआ, इसकी कोई सदी नहीं थी। ये विज्ञान तो हमारे पूर्वज से चलता आ रहा है, बहुत पुराना विज्ञान है, बहुत पुरानी हमारी संस्कृति है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा, इस चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ड। इस फिजिकल का मतलब क्या होता है? विज्ञान को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस साइंस, that God has given us the 5 sense organs, or naak, nose, your eyes, your ears, your skin and your tongue. These all are 5 sense organs that help you to understand this science. मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सोचिए, अगर मैं न्यूटन के वक्त से बात करूं, तो कहा जाता है न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। क्या वो पहला पेड़ था जिसपे सेब आया था? क्या वो पहला पेड़ था जिससे फल नीचे गिरा था? और न्यूटन ही वो पहला व्यक्ति था जिसके सर पर गिरा था? नहीं, पेड़ पहले भी था, फल पहले भी था, और व्यक्ति पहले भी थे। लेकिन हां, ऊपर से फल गिरने के बारे में जानने की इच्छुक रखने वाला और उस चीज को ऑब्जर्व करने वाला शायद न्यूटन पहला था। सेब तो पहले भी था, आदमी पहले भी था, पेड़ पहले भी था, पहले भी से पेड़ से गिरा करते थे, लेकिन ऑब्जर्व करने वाले, उसके बारे में जानने वाले न्यूटन थे। चंद्रशेखर लिमिट की मैं बात करूंगा, चंद्रशेखर लिमिट की मैं बात करूं, जिन्होंने ये बताया कि आसमान नीला होता है। क्या आसमान उसी दिन नीला हुआ था? चांद तारों के बारे में, क्या चांद तारे हमारे वैज्ञानिक में निकले? एक साधारण, जितने भी वैज्ञानिक हुए वो सब साधारण व्यक्ति थे। उनके पास लेकिन एक क्वालिटी थी, वो भी सोचने की। सोचने की आपको जरूरत है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है इस बात को, कि किसने इस आम की खोज की और किसने कहा, बताया होगा कि हाँ ये एक आम, ये मैंगो एक फल है और इसे खाया जा सकता है। किसी ने तो खाकर देखा होगा, किसी ने तो बताया होगा ये खाया जा सकता है, मीठा होता है, ये उस दौरान पेड़ पे आता है, ये शुरू में खट्टा होता है और धीरे धीरे करके ये मीठे में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई तो होगा। आपको इस दुनिया को समझ, न्यूटन ने ऊपर से पेड़ से गिरते हुए सेब को ऑब्जर्व किया। चंद्रशेखर ने आसमान को रैलीज नाम के स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की। चंद्रशेखर ने, जिन्होंने आसमान को नीला देखा और देखा आखिर ये नीला क्यों है। आम को किसी ने खाकर बताया होगा
किसी ने अपने कान का इस्तेमाल किया, ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन की खोज की, उन्होंने साउंड के बारे में बात की, तो उन्होंने कानों का इस्तेमाल किया होगा। सेब मीठा है, ये फल मीठा है, ये फल खट्टा है, ये है। हम अक्सर बोलते कहते हैं एसिड आर सॉर इन टेस्ट व्हाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो किसी ने तो चखा होगा, तो चखने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ? टंग का इस्तेमाल हुआ। देखने के लिए आंख का इस्तेमाल हुआ। सुनने वाली चीजों के बारे में वैज्ञानिक, हाँ इसकी ये आवाज होगी, इसकी साउंड की आवाज होगी, ये ऐसी आवाज निकालेगा, ये ऐसी आवाज निकालेगा, इससे ये ध्वनि पैदा होगी, इससे ये साउंड पैदा होगा। उसको करने, इसको समझने के लिए, जानने के लिए आपने अपने कान जैसे सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल किया होगा। गंध को पहचानने के लिए, अगर मैं हाँ इसमें से ये गंध आती है, ये अच्छी है, ये बुरी है, हाँ इसमें से ये स्मेल आती है, अगर आप देखें तो हमारे पास कई हजारों में स्मेल्स होती हैं और हम उन्हें आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम एक सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम नोज है। चखने के लिए टंग का इस्तेमाल किया, सुनने के लिए कान का इस्तेमाल किया, देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल किया, ठीक। और हीट, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये खुरदरा है, ये प्लेन है, इसको जानने के लिए हमने अपने स्किन का इस्तेमाल किया। और बच्चों, जब हमने अगर मैं आज की बात करूं तो आज हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम कहते हैं जब दिख तो रहा है सामने आम रखा हुआ है, तो क्या जरूरत है उसकी गंध को देखने की, उसको हाथ लगा के देखने की, आम कैसा है। सोचिए, भगवान अगर किसी की आंखें चली जाए तो क्या वो, अगर उसने उस चीज को महसूस नहीं किया है, तो क्या वो कभी बता पाएगा ये आम है? सूंघकर बता पाएगा कि ये आम है? कई लोग जिनकी आंखें जो होती है वो सूंघ के बताते हैं इसमें है। सोचिए, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपकी मम्मी किसी भी चीज को सूंघकर बता पाती हैं कि इसके अंदर ये इंटीग्रेंट्स ऐड है, ये सड़ गया है। आपकी मम्मी कपड़े को छूकर बता पाती हैं कि हाँ ये कपड़ा जो है वो नायलॉन है, इसमें कॉटन मिला हुआ है। सोचिए उन्होंने अपने किन किन सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल किया है। तो बेटे, फिजिकल वर्ड यही है, यही हमारे चैप्टर का नाम है, फिजिकल वर्ड। एक फिजिकल वर्ड क्या है? द वर्ड whom to understand we require our sense organs। एक ऐसी दुनिया जिसे समझने के लिए हमने अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करें, उस दुनिया का नाम है फिजिकल वर्ड। और यही हमारा चैप्टर है, फिजिकल वर्ड मींस द वर्ड whom to understand we require our सेंस ऑर्गन्स। तो बच्चों, मैं एक ही बात कहूंगा, वैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक हुए वो साधारण व्यक्ति थे, वो दे वर ऑल ऑर्डिनरी पर्सन्स, बट व्हाट दे डिड इज दे मेक यूज ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। उन्होंने केवल अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल किया है जानने के लिए, केवल उन्होंने अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल किया। और उसी को करने उन्होंने, किसी ने आंख ऑब्जर्वेशन की, किसी ने देखा, समझा, और उससे फिर उन्होंने आगे उस पर खोज करनी शुरू की। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले देखा, समझा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किए। लेकिन सबसे पहले उनकी ऑब्जर्वेशन थी, और ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने 5 सेंस ऑर्गन, अपने सेंसेस ऑर्गन का इस्तेमाल किया। आइए प्रश्न बच्चों, तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ड। अगर मैं साइंस की बात करूं, कि साइंस क्या है, साइंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो साइंस क्या है हमारी? साइंस एक नॉलेज है, एक ऐसा नॉलेज है जो आपको ऑब्जर्वेशन से मिलता है, एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, और जो भी निकलते हैं, जो भी उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, उनको हम सिस्टमैटिक वे में प्लेस करना, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको सिस्टमैटिक वे में प्लेस करना ही साइंस है। व्हाट इज साइंस? अगर मैं कहूं तो साइंस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकला है, FUSIS से निकला है, फ्यूसिस से। देखिए, हाँ छोड़िए, मैं फिलहाल एक ब्रॉड बात करता हूं कि साइंस वर्ड जो है
वो ग्रीक वर्ड साइंटिया से निकला है, और साइंटिया का मतलब होता है रिसर्च एंड नॉलेज, नॉलेज विद एन ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा ज्ञान जो आपको ऑब्जर्वेशन से मिलता है। क्या है साइंस? अगर कोई पूछे व्हाट इज साइंस, तो साइंस इज नथिंग बट knowledge, observation, experimentation and putting the observation in a systematic way is known as science. What is science? Science क्या है? The knowledge which is gained through observation, experimentation and placing them in systematic order is known as science. हमारी जितनी भी साइंस है बेटे, ये साइंस सारी की सारी साइंस दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक कहलाती है फिजिकल साइंस और दूसरी कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस दैट डील्स विथ नॉन लिविंग्स। एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एक्सेट्रा, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल ना करें। जैसे बायोलॉजिकल साइंस क्या है? द साइंस दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज, अगर मैं कहूं जोलॉजी, बायोलॉजी, ऑर्थोपैलॉजी, आर्कियोलॉजी, ऑर्थोपोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी, ये जोलॉजी एनिमल की स्टडी, बायोलॉजी प्लांट्स की स्टडी, आर्कियोलॉजी जो पुराने चीजों के बारे में जानना, ऑर्थोपोलॉजी आपके बर्ड्स के बारे में जानना, स्टडी करना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डील करती हैं, दैट इज योर बायोलॉजिकल साइंस एंड दैट इज योर फिजिकल साइंस। तो हमारे जितनी भी साइंस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिजिकल साइंस और दूसरी हमारी बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन बच्चों मैं यहां पर आपको बता दूं, सारे साइंटिस्टों ने अपनी खोज की है। साइंटिस्ट क्या, अगर मैं कहूं व्हाट इज साइंटिस्ट, एवरीवन कैन बिकम अ साइंटिस्ट, लेकिन उसके पास पहली चीज ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, दूसरी उस बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन उसे करना होगा, और अभी फिर उसके बाद अगर वो कामयाब हुआ तो उसका नाम साधारण व्यक्ति से हटके हम उसे कहने लगते हैं वो एक साइंटिस्ट है। तो बच्चों मैंने अभी यहां पे आपको बताया कि फिजिकल वर्ड क्या है, द वर्ड हुम टू अंडरस्टैंड। इसको समझने के लिए आपको अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करना है, और इस दुनिया को सबसे पहले हमने सेंस ऑर्गन से ही समझा है। दूसरी चीज जो हमारी साइंस है वो क्या है, द नॉलेज विच इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, और जो भी आपका रिजल्ट निकला उसको एक सिस्टमैटिक वे में करना। कि अगर आप देखें, मैं अगर कंप्यूटर का एग्जांपल लूं तो चार्ल्स बेबेज जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया जो कि कमरे जितना बड़ा था, और आज आपके हाथ में मोबाइल है जो कि लगभग कंप्यूटर है। तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि सबने अपनी रिसर्च की है, सारे साइंटिस्टों ने अपनी रिसर्च की है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कह दिया हो कि मैंने जो रिसर्च की है वो अंत है विज्ञान का, वो एंड है, इसके बियॉन्ड कोई स्टडी नहीं होगी। नहीं, सभी साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो हमने की है दैट इज अप टू आवर नॉलेज, ये मेरे अभी तक के नॉलेज तक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिसर्च चलेंगी आगे और शायद उससे भी ज्यादा लोग जान सके। मैं न्यूटन की ऑटोबायोग्राफी की एक लाइन बोलना चाहूंगा कि और न्यूटन ने कहा
न्यूटन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, लोग ना जाने मुझे क्यों महान समझा करते थे, क्योंकि जिस चीज की मैंने खोज की, जिन्हें न्यूटन की बात करूं, जिन्हें हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा लोग ना जाने मुझे क्यों महान समझते थे, मैंने तो कुछ नया ही नहीं किया, दुनिया में सब चीज पहले से थी, बस मैंने तो अपना नजरिया रखा और उन्हें लोगों को किताबों में उतार दिया। ये सारे साइंटिस्टों ने यही कहा, न्यूटन ने तो इसको बिल्कुल साफ किया गया। कोई भी हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट, फ्राइमैन नाम के साइंटिस्ट हुए, फोर्टलमी नाम के साइंटिस्ट हुए, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट हुए, लेकिन सबने जो है, सबने अपने अपने अंदाजे से बातों को रखा है। सबने ये नहीं कहा ये बस अंत है, उन्होंने कहा ये मेरा अप टू माई नॉलेज है, ये मेरे अभी तक है, जितना मैं जान पाया, जितना मैं खोज पाया। और उन्होंने कहा ये अंत नहीं है, लेकिन ये अंत नहीं है, आप इससे और खोज करेंगे तो शायद और भी चीजें आप ढूंढ पाएंगे। किसी ने, उस जमाने के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन बनेगा, कभी नहीं सोचा होगा मेट्रो जैसी ट्रेन बनेगी, किसी ने नहीं सोचा होगा कि मोबाइल जैसी चीजें बनेंगी, लेकिन आज उपलब्ध है। ये सब हमारी क्या है, सब हमारी खोज है, जो हम लोग आगे तक, और अभी भी साइंटिस्ट जो कहते हैं वो भी यही कहते हैं कि ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है, आने वाला समय, आने वाले वैज्ञानिक इससे भी बारीक चीज को खोज पाएंगे। तो बच्चों, यहां मैं आपको फिर, यहां पे मैं आपको 3 वर्ड का मीनिंग और फिर बताता हूं आपको। 3 वर्ड होते हैं बेटे। पहला वर्ड हाइपोथेसिस, दूसरा पोस्टुलेट, और तीसरा लॉ। ये 3 वर्ड नहीं है, हाइपोथेसिस, पोस्टुलेट और लॉ। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस मैं एक उदाहरण समझाता हूं आपको। हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइंस के अंदर इनके बहुत मीनिंग होते हैं। हाइपोथेसिस, मान लीजिए मैं ये कहूं, एग्जाम्पल लेकर चलूं, लोगों ने कहा बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है। ये हाइपोथेसिस है, मेरी काल्पनिक है, मेरे पास उसका आंसर नहीं है, कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे साथ बिल्ली के रास्ते, जब मेरे रास्ते बिल्ली काट के मेरा रास्ता गई और तब तक अपशकुन हो गया, मैंने अपने दिमाग में एक हाइपोथेसिस बना लिया कि हाँ भाई बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है। मैंने ये बात 4 लोगों से डिस्कस जब 4 लोगों से डिस्कस की तो उनके साथ भी ऐसी हुआ। अब 4 लोगों से बात की तो 2 लोगों के साथ क्या हुआ, ये रास्ता काटा, उनका अपशकुन हो गया, और बाकी 2 के साथ अच्छा हो गया। और अगर सभी के साथ हो गया, जब हमने देखा भाई लोगों ने, जब हमारे विज्ञानी देखे, मैं यहां पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो लगभग विज्ञान का ही एक छोटा सा हिस्सा है, और उन्होंने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे पीछे रिसर्चर्स ने जो ज्योतिष शास्त्र, उन्होंने लिख दिया हाँ जी बिल्ली राहु की सवारी है और इसके काटने से, इसके रास्ता काटने से अपशकुन ही होगा, लिख दिया। प्रमाण उनके पास भी नहीं है, लेकिन हाँ 4 लोगों के साथ हो गया, 5 लोगों के साथ, 20 लोगों, 50 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ हो गया, तो हमने उसे कागज में उतार के लिख दिया हाँ जी बिल्ली राहु की सवारी, हमारी सर कहते राहु की सवारी, जब रास्ता कटेगा तो होगा। वो बन गया पोस्टुलेट। जब तक काल्पनिक था, किताबों में नहीं था, तब तक हाइपोथेसिस था। किताबों में लिखा जाने लगा, पोस्टुलेट हो गया। लेकिन क्या वो लॉ बन पाई? क्या बिल्ली के रास्ते काटने का जो संदर्भ है वो कभी लॉ बन पाएगा? लॉ बनने के लिए कुछ कंडीशन है। अगर ये 100% लोगों के साथ फॉलो होने लगे तो ये लॉ बन जाएगा। इसके प्रमाण, जितनी भी बातें कही गई, सारे प्रमाण निकल के आए, और सारे ही नेगेटिव निकल के आए, सारे पॉजिटिव निकल के आए, पॉजिटिव निकल के आए। हाँ जी बिल्ली का जिस का रास्ता बिल्ली काट रही है उसके साथ अपशकुन हो रहा है, तो ये लॉ बन जाएगा, यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। लॉ नहीं, यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर ये 50% लोगों के साथ हुआ और अगले 50 के साथ नहीं हुआ, तो भी ये लॉ नहीं बन सकता। लॉ को बनने के लिए ये आवश्यक होता है कि उसका प्रमाण हो, उसका मैथमेटिकल प्रूफ हो, उसका थ्योरेटिकल प्रूफ हो, उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो, और तब वो लॉ बनता है, वरना वो लॉ नहीं बन सकता। तो हाइपोथेसिस काल्पनिक बातें हैं। पोस्टुलेट अगर किताब में लिख दें, और लॉ मतलब अगर वो बात हर कोई फॉलो करने लगे, भाई सूरज पूरब से उतर निकलता है और पूरब से निकलेगा, पश्चिम में डूबेगा,
अगर ये बात सत्य हर यही रोजाना होने लगे तो हम हाँ भाई ये यूनिवर्सल है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, तभी ये बन सकता है, वरना ये बन नहीं सकता। मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो लॉ, जितने भी मैंने साइंटिस्ट की बात की, इसमें एक लाइन ऐसी है जो शायद अक्सर आईआईटी वगैरह में भी आ जाती है और काफी बार पूछी जाती है। हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक लाइन बोली और एनसीईआरटी के अंदर भी इसका बहुत अच्छा दिया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है द मोस्ट इनकंप्रेसिबल थिंग, या आपको एनसीईआरटी के सबसे पेज चैप्टर की शुरुआत के पेपर पेज में सबसे आपके राइट हैंड साइड में ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी अलग फॉन्ट में, द मोस्ट इनकंप्रेसिबल थिंग अबाउट दिस वर्ड इज द वर्ड इज कंप्रेसिबल, द मोस्ट इनकंप्रेसिबल थिंग अबाउट दिस वर्ड इज द वर्ड इज कंप्रेसिबल। और एनसीईआरटी के अंदर इसका क्वेश्चन भी कि आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन कहना क्या चाहते थे, तो बच्चों अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि विज्ञान एक समुद्र है, विज्ञान एक समुद्र है, इसमें जितनी रिसर्च करोगे ना उतना ही ये गहरा होता जाएगा, उतना ही आपको ज्ञान मिलता चला जाएगा। मैं दूसरे संदर्भ में समझाता हूं। उन्होंने कहा शुरुआत में हर एक चीज को समझना बहुत मुश्किल होता है। शुरू में जब इंसान पहली बार सोचो उस दिन को जिस दिन आप साइकिल में लोगों को जाते, छोटे थे और साइकिल में जाते लोगों को सोचते थे, आप लोग सोचते दो पहिए की गाड़ी को बच्चे लोग चला कैसे लेते हैं, आप सोचते होंगे फिर लोग चलाते कैसे होंगे, दो पहियों पे, गाड़ी में चार पहिए हैं लेकिन चलाते कैसे होंगे। लेकिन जिस दिन आपको साइकिल आ गई आपने सोचना शुरू कर दिया लोग बाइक कैसे चलाते होंगे। जिस दिन आपको बाइक आ गई आपने सोचना शुरू किया कि लोग गाड़ी कैसे चलाते होंगे। तो शुरुआत में हर एक चीज कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर रिसर्च करने शुरू करते हो, ऑब्जर्व, शुरू में आपने साइकिल में बैठे थे, चढ़ते थे, गिर जाते, चलते, फिर आपको कुछ दिनों समझ में आने लगा कि भाई मैं ऐसे करके चढ़ूंगा तो मेरी बॉडी का बैलेंस बन जाएगा। यही अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा द मोस्ट इनकंप्रेसिबल थिंग अबाउट दिस वर्ड इज द वर्ड इज कंप्रेसिबल, कि वो ये दुनिया फैक्ट्स पे चलती है, फैक्ट्स पे चलती है, ये काल्पनिक नहीं है, इस पर केवल जरूरत है रिसर्च करने की। तो बच्चों ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे इन्होंने इसको अपनी लाइन में खत्म किया कि जितना ज्यादा खोज करोगे उतना ज्यादा पाओगे। और दूसरी बात जो मैंने कही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वैज्ञानिक ने ये नहीं कहा जो मैंने खोज की वो अंत है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक फेल हुए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे और मैं बताऊंगा बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की और वैज्ञानिक खोज करने के बाद वो खोज गलत भी हुई, लेकिन आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं, क्योंकि चाहे भले ही वो गलत सही लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की। क्योंकि अगर वो शुरुआत के बारे में बात ना बताते तो शायद हम रिसर्च ना करते। तो ऐसा नहीं है सारे साइंटिस्ट एक बार में खोज किया और सब कुछ सफल हो गए, नहीं, उन्होंने खोज की, गलत भी साबित हुई, फिर जो गलत हुई हमने उसे एक तरफ रखा और उस पर काम करना शुरू किया और हमने फिर एक सही एक रूट पे बिल्कुल सीधे दिशा में चल के हमने कहा नहीं भाई इसका असली कारण ये है। तो बच्चों ये शुरुआत है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो इंटरेस्ट बिल्ड यहीं से हो जाएगा आपका। टिल देन रिमेन सेफ एंड सिक्योर, अपना ख्याल रखिएगा और अगर कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा। थैंक यू।